नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और जानकारी देंगे उन खबरों पर हमारे संवाददाता। शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के चुनावों में अपना परचम लहरा दिया है। कौन बना है एमएलसी का किंग बरेली में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनावों की यहाँ पे वोटिंग हो गई है और आपको बता दें कि बीजेपी ने यहाँ पे परचम फिर से लहराया है। तीसरी बार जयपाल सिंह व्यस्त यहाँ पे चुनाव जीते हैं, बड़े मार्जिन से यहाँ पे चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि 51,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे उनकी जीत हुई है और उनकी टक्कर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी से थी, जिन्हें केवल मात्र 14,000 के आसपास वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। आपको बता दें यहाँ पे वोटिंग कल शाम से थोड़ा सा देरी में शुरू हुई थी। शाम को देरी शुरू होने के बाद पूरी रात वोटिंग चलती है। उसके बाद में आज सुबह जो जीत होती है, इसके बाद में बरेली कमिश्नर संयुक्ता समझदार जो है, उन्होंने यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया और उनको शुभकामनाएं दी, उनकी नई पारी की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें यहाँ पे लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारकर यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त ने यहाँ पे चुनाव जीता है और ये बड़ा कड़ा मुकाबला सुनने में आ रहा था कि होगा, लेकिन एक तरफा जीत जो है पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में यहाँ पे जीत गई है। और जीतने के बाद में जब उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग करी, उन्होंने एक सीधी कहा है कि जो भी उनके लिए वोट दिया गया है, जितना भी स्नातक लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उनके हक की बात और उनके जो कार्य होते हैं उनके लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे और हमेशा उनके लिए काम करेंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं सनी गोस्वामी, बरेली। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार कांग्रेस सवालों के घेरे में केंद्र सरकार को खड़ा कर रही है। वहीं अब कांग्रेस ने गौतम अडानी को लेकर देश भर में देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 6 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर के सभी जिलों में आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता एसबीआई और एलआईसी बैंकों के सामने इकट्ठा होंगे और एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब लोगों का पैसा अपने करीबियों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। गौतम अडानी के लिए साल 2023 बेहद बुरा साबित रहा। हर बीतते दिन के साथ उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते साल 2022 में दुनिया के तमाम अरबपतियों में वो अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स रहे थे, लेकिन बीते एक साल में उन्होंने जितना कमाया था उससे ज्यादा एक महीने में ही गंवा दिया। यही नहीं, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बाहर होने के बाद अब उनसे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज भी छिन गया है। पर की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने का मन बना लिया है। अब केंद्र सरकार को घेरने के लिए 6 फरवरी को देश भर के सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। एसबीआई और एलआईसी बैंकों के बाहर एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे। कैमरामैन श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान के बाद सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगे पोस्टरों ने इस मामले को और भी तूल पकड़ा दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस चौपाई को लेकर एक बयान जारी किया था, उसके बाद से जो लगातार जो सियासत थी वो गर्माती जा रही थी। उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगातार पोस्टर लगाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर खड़ा हूँ। एक ये पोस्टर लगाया गया था, ताड़ना सहन नहीं, अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा। उसके बाद आज सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा एक ये पोस्टर लगाया गया। उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्थाओं ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी, जिस तरह से ये जो समर्थन में लोग उतर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, क्या आगे की राजनीति में इस पर कुछ फर्क पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देहरादून में एनसीसी की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया।
एनसीसी के साथ डीआरसी जो कैडेट्स थे उनको भी मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया। ये वो सभी लोग थे जो गणतंत्र दिवस के परेड पर दिल्ली में शामिल हुए थे, यानी कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें इन कैडेट्स की तरफ से भाग किया गया था। और अब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो एनसीसी कैडेट थे उनको मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित भी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इन एनसीसी कैडेट्स को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में यही वो उत्साह, यही वो जोश होगा, यही वो जज्बा होगा जो देश सेवा, राज्य सेवा के प्रति अपना समर्पित होगा। यानी एनसीसी कैडेट्स की हौसला अफजाई के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को भी एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि जो देशभक्ति का जज्बा है, जो राज्य पर, देश पर मर मिटने का जो एनसीसी कैडेट्स कसम खाते हैं, वो आने वाले दिनों में सेना में जाने के लिए प्रेरित होंगे और राज्य और देश को एक बड़ा नाम रोशन करते हुए शामिल होंगे। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन युवाओं को बधाई देने के साथ साथ उनमें जोश और हौसला अफजाई करने का काम किया है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से पूरी दुनिया में डंका बजता नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्याय को लेकर लोकप्रियता के प्रयासों को बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सराहनीय कार्य अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर करे गए हैं, उनको जो देश के अंदर अब सबसे नंबर 1 पे जो है जाना जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्य को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री के असीम सचिवालय में मिलल कैफे का उद्घाटन के संबंध में असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर अपने विचार प्रकट किए हैं। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर के में किए जा रहे इस तरह के विभिन्न प्रयासों को देखकर खुशी हुई है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री अन्न को प्रयासों के बाद में काफ़ी देशों में काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया। मुख्यमंत्रियों ने भी जो है ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस तरीके की खुशियों को जो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, कार्य जो किए जा रहे हैं, सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, तो उस पर सब लोगों ने बधाई दी और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए अन्य जो है देश के अलग अलग प्रधान लोगों ने जो है इनको बधाई भी दी है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी। एनआईए को ईमेल के जरिए मुंबई पर हमले की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धीर राजपूत। मुंबई में एक बार फिर आतंकी हमला होने की धमकी दी गई है। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक ईमेल मिला है जिसमें मुंबई में आतंकी हमला करने की धमकी दी गई है। वहीं ईमेल भेजने वाले आरोपी ने खुद को तालिबान का सदस्य बताया है। वहीं इस ईमेल के मिलने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने यह ईमेल भेजा है उसने दावा किया है कि वह खुद तालिबानी है और उसने कहा है कि मुंबई में आतंकी हमला हो सकता है। इससे पहले जनवरी में भी मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल पर भी आतंकी हमले की धमकी भरी कॉल आई थी। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला था। वहीं आपको बता दें कि इस जानकारी के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों को अलर्ट कर दिया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। दिल्ली के बहुचर्चित कांझावाला सड़क हादसे का शिकार हुई अंजलि की विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। विसरा रिपोर्ट में क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा। दिल्ली के कंझावला केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। अंजलि की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। विसरा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जिस समय अंजलि के साथ ये हादसा हुआ था उस समय अंजलि नशे की हालत में थी। जी हां, दिल्ली के कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को 20 साल की अंजलि की विसरा जांच रिपोर्ट मिल गई है। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। सूत्रों ने बताया, रिपोर्ट में दावा किया गया कि घटना के समय अंजलि नशे की हालत में थी। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा के अनुसार पीड़िता अंजलि की रिपोर्ट 24 जनवरी को दिल्ली के रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा तैयार की गई। सागर प्रीत हुड्डा ने कहा, रिपोर्ट अब जांच का हिस्सा है। मामले में आगे जांच जारी है। अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ रोहिणी के एक होटल में पार्टी के बाद घर लौट रही थी। इस दौरान रात करीब 2 बजे एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी और उसे कई किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो अंजलि की विसरा रिपोर्ट आने से कहीं ना कहीं हो सकता है इसका फायदा आरोपियों को मिल सके, क्योंकि ये हो सकता है जिस समय अंजलि नशे की हालत में थी उसने खुद स्कूटी से कार को टक्कर मारी हो और आरोपियों को पता न चला हो और अंजलि उनकी कार से दिल्ली की सड़कों पर घसीटी गई हो। खैर, फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। अब देखना होगा कि इस विसरा रिपोर्ट के आने से दिल्ली पुलिस की जांच में क्या कुछ नया मोड़ आता है।
कैमरामैन चैंकी के साथ मैं पूजा झा। आगरा में ऐसा क्या हुआ कि एक दरोगा सारी मर्यादाओं को भूल गया और मर्यादाओं को लांघते हुए बदतमीजी पर उतारू हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग लगातार दावे करता है। जब पुलिस विभाग का ही एक दरोगा घर में दबिश के दौरान जब महिलाओं के साथ गाली गलौज मारपीट करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है। लेकिन आला अधिकारियों ने इस पर एक्शन लेते हुए दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। मामला आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां पर चौहान नामक एक दरोगा घर में दबिश के लिए जाता है, महिलाओं से अभद्रता करता है, बदतमीजी करता है और पारा गर्म होने पर महिलाओं के ऊपर हाथ छोड़ने जैसी कवायद करता है। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल पूरे आगरा पुलिस की छवि पर एक क्वेश्चन मार्क सवाल सामने आ गया है, जो कहीं ना कहीं इस छवि को धूमिल बचाने हेतु अधिकारियों ने ये सामने सस्पेंड जैसा एक्शन लिया है। फिलहाल जांच का विषय है, आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। 108 एम्बुलेंस ने कैसे किया कमाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में सरकारी एम्बुलेंस ने एक बार फिर लेबर रूम की भूमिका बखूबी निभाई है। आपको बता दें कि एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लोग लेकर आ रहे थे, तभी महिला को प्रसव पीड़ा हुआ और रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर महिला का प्रसव कराया गया। वहीं एम्बुलेंस पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी और महिला के साथ उनके परिवार के सदस्यों के साथ सकुशल प्रसव हुआ। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं एम्बुलेंस में किलकारी गूंजने के बाद सभी के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं और मौजूदा समय दोनों जच्चा बच्चा को इलाज के लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। संभल में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली कर्मी पहुंचे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोगों ने बिजली कर्मियों पर हमला कर दिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। बिजली चेकिंग के लिए गई टीम पर आज पथराव किया गया और हमला किया गया है। और गांव वालों का ये भी आरोप है कि जो है हमारे घर में औरतें नहा रही थी तो ये बिजली विभाग की टीम ने दरवाजा तोड़ दिया गया है। पूरा मामला हम आपको बता दें, जनपद संभल के बनीशहर थाना क्षेत्र के नरौली का है। आज सुबह चेकिंग के दौरान जो है बिजली विभाग की टीम पहुंची और बताया जा रहा था कि यहाँ पे चोरी पे बिजली चलाई जा रही है। तो जब 4 लोग वहां पर पहुंचने के बाद में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चेकिंग करने वहां पर पहुंचने के बाद में जो है उन पर पथराव किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें दौड़ा कर पीटा गया है। वो वहां पर अपनी जान बचाकर भागे हैं। तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद में कार्रवाई की बात की जा रही है। तो गाँव वालों का ये भी कहना है कि हमारे घर में बच्चे नहा रहे थे और नहाने के बावजूद इन्होंने मना किया गया। ये अंदर घर में घुसने के बाद में जिस तरीके से जो है इन्होंने दरवाजा तोड़ने के बाद में औरतें जो जिस तरीके से बाथरूम में नहा रही थी तो बाथरूम में भी झांकने का आरोप लगा है। 4 जो बिजली विभाग के कर्मचारी उन पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हम चेकिंग के दौरान हम चेकिंग करने गए थे, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर मारपीट की गई है, पथराव किया गया हमारे साथ में। जो भी इनके हाथ में आया लाठी डंडे और औरतें भी घर से निकल आई और इन्होंने दौड़ा के हमें पीटा गया है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद 9 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है और 50 से 60 लोगों के खिलाफ में अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से बिजली विभाग की टीम गांव में पहुंचती है चेकिंग के दौरान में एक बड़ा हमला माना जा रहा है और 4 लोगों के लिए गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। देश का आम बजट पेश हुआ, लेकिन आम बजट पेश होते ही देशवासियों को एक तगड़ा झटका लगा है, महंगाई का झटका लगा है। वो कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश की सबसे बड़ी डेयरी अमूल दूध ने आज एक बार फिर से अपने दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बताया जा रहा है कि अमूल दूध में रेट के 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जहां 63 रुपये का अमूल दूध के 1 लीटर दूध में मिलता था, लेकिन अब 66 रुपये का कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके चारा महंगा हो रहा है, उसी महंगे को देखते हुए अमूल दूध ने भी अपने 3 रुपये इस पर बढ़ोतरी की है। इससे पहले अमूल गोल्ड 1 लीटर 63 रुपये में मिलता था, जब बढ़ाकर 66 रुपये हो गया। अब अमूल ताज़ा आधा लीटर दूध 27 रुपये का मिलेगा, जबकि 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपये चुकाने होंगे। अमूल गाय का दूध की बात की जाए तो 56 रुपये लीटर हो गया है, आधे लीटर के लिए 28 रुपये चुकाने होंगे। वहीं भैंस का A2 दूध अब 70 रुपये में 1 लीटर मिलेगा। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी
अमूल के दूध महंगा हुआ था। अक्टूबर से पहले अगस्त महीने में भी कंपनी ने गुजरात समेत पूरे भारत दूध की कीमत बढ़ाई थी। वहीं मार्च 2022 में भी अमूल ने कीमतों में इजाफा किया था। इस तरीके से अमूल के दूध के काफ़ी रेट बढ़े गए हैं। जब लोग सुबह के टाइम पर चाय की चुस्की लेते थे, लेकिन आज सब उनको एक बड़ा झटका लगा और झटके में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमूल ने अपनी कीमत बढ़ाई है, दूध के रेट बढ़ाए हैं 3 रुपये बढ़ाते हुए, कहा है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अमूल दूध की तरफ से कहा गया कि चारा, गायों का जो चारा है वो सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो उसी को देखते हुए अमूल दूध के रेट बढ़ाए गए हैं। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर संभल में मोबाइल पर गेम खेलने के बाद बच्चे ने फांसी लगा ली है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। आज हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर एक बच्चा था, बच्चे की उम्र करीब 7 साल थी और वो पॉप गेम खेल रहा है। खेलने के बाद उसने रस्सी लाकर और अपने गले पर फंदा लगा लिया और उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का और अगल बगल वाले जो उसके दोस्त थे, रो रो कर बुरा हाल हो गया और वहीं पुलिस मौके पर पहुंचती है और बच्चे को अपने कब्जे पर लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर भेजती है। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी निखिलेश कुमार ने। अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति मर्दानगी की दवाइयां खाकर, आपत्तिजनक दवाइयां खाकर उसके साथ बर्बरता करता है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है, जिसके बाद पत्नी ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां की रहने वाली विवाहिता की शादी बीती 5 दिसंबर को उधर हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर के जिला प्रशासन ने खनन माफियाओं पर हंटर चलाया है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। हमीरपुर के मौदाहा क्षेत्र में आज प्रशासन का चला चाबुक, जहां पर अवैध ओवरलोड ट्रक जो निकल रहे थे, वहां पर संयुक्त टीम बनाकर खनिज विभाग, सर्वेयर और जिला प्रशासन कई अधिकारी मौजूद रहे और आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रकों का चालान किया और उन पर कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद जो भी कार्रवाई होती है सेल टैक्स और खनिज विभाग की, उस कार्रवाई के बाद उन्होंने आधा दर्जन ट्रकों को मौदाहा कोतवाली क्षेत्र में खड़ा करवाया और इसके बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई की। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। वहीं एमएलसी के चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। क्या रहा झांसी का समीकरण, इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर शिक्षक एमएलसी पद के परिणाम सामने आ चुके हैं। 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में सम्मिलित हुई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 सीटें जीतना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल करती है। झांसी इलाहाबाद की बात करें तो बाबूलाल तिवारी ने इस बार चुनाव मैदान में जीत हासिल की है। वो अपने निकट प्रतिद्वंदी सुरेश कुमार त्रिपाठी से 1403 वोटों से जीते हैं, जो पिछले 3 बार से शिक्षक एमएलसी रहे। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। हालांकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। इसको देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे प्रदेश और देश में मजबूत स्थिति पर है। चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए ब्रजेश परिहार के साथ अतुल वर्मा। अडानी ग्रुप को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देश का सियासी समीकरण कुछ बदला नजर आ रहा है। सियासी समीकरण में उथल पुथल नजर आ रहा है और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी राहुल शर्मा ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जहां अडानी ग्रुप की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनके शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और जो अमीरों की विश्व की सूची है उसमें जिस तरह से अडानी लगातार अपनी पोजीशन को नीचे गिराते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह हिंडनबर्ग को लेकर ना सिर्फ संसद में बल्कि सड़कों पर भी हंगामा बरपा हुआ है।
कल की तरह ही आज भी सदन की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे की वजह से ना सिर्फ स्थगित करना पड़ा, बल्कि अब सोमवार को एक बार फिर दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन पूरे आसार बने हुए हैं कि सोमवार को भी इसी तरह का हंगामा होगा, जैसा कि कल और आज संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी 6 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। एसबीआई और एलआईसी के ऑफिसों के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाकायदा प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कांग्रेस के महासचिव हैं के.सी. वेणुगोपाल, उनकी तरफ से एक फरमान जारी हुआ है कि पूरे देश भर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता एसबीआई और एलआईसी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज भी संसद की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां विपक्ष लगातार मांग कर रहा है इस पूरे मामले पे चर्चा करने की। वहीं इस मांग को मानने के लिए ना लोकसभा अध्यक्ष तैयार हैं और ना ही राज्यसभा सदस्य। कैमरामैन शंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट हुआ है। खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। झारखंड सरकार और सुरक्षा बल के जवानों के लाख दावे के बावजूद भी नक्सलियों का वर्चस्व राज्य में कायम दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बार बार नक्सली अपनी गतिविधियों में कामयाब होते जा रहे हैं, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य सरकार ने जिस तरीके से बूढ़ा पहाड़ और अन्य हिस्सों से नक्सलियों का खात्मा करने की बात कही थी, उससे इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक आश्वासन मिला था कि राज्य में अब शायद नक्सलियों का खात्मा होगा और इसके बाद से शायद अब आने वाले समय में राज्य में विकास की धारा आगे बढ़ पाएगी। लेकिन जिस तरीके से फिर से एक बार चाईबासा इलाके में नक्सलियों ने अपनी भूमिका निभाई है और साथ साथ ये भी कहा है कि आने वाले समय में वे मजबूती से काम करेंगे। आईईडी का ब्लास्ट किया है और इसमें फिर से 3 जवान घायल हुए हैं। लगातार पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो कई जगहों पे आईईडी का ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में सुरक्षा बल के जवान को काफ़ी नुकसान होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि राज्य सरकार ने कई इलाकों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राज्य में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने की पहल तो जरूर की है, लेकिन नक्सली भी बार बार इस तरह के घटनाओं को अंजाम देकर कहीं न कहीं अपने वर्चस्व और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से राज्य सरकार और सुरक्षा बल के जवान काम करें जिससे राज्य में नक्सलियों का खात्मा हो सके, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में इस बात को लेकर चर्चा थी कि नक्सली संगठनों के द्वारा कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, जिसका खामियाजा वहां के लोगों को भी भुगतना पड़ता है और राज्य में विकास की योजनाएं तेजी से नहीं चल पाती हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सरकार के सामने और सुरक्षा बल के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि जल्द से जल्द राज्य से नक्सलियों का खात्मा हो और राज्य विकास की ओर आगे बढ़ सके। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। 2002 गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने को लेकर के दायर की गई याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई होगी। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। पीएम मोदी के ऊपर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में 1-2 नहीं बल्कि 4-4 याचिका अलग अलग लोगों ने दायर की हैं, जिसमें ना सिर्फ 2 अधिवक्ता हैं बल्कि टीएमसी के एक नेता भी हैं, जिनकी तरफ से ये याचिकाएं दायर की गई हैं केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आदेश केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच 2 सदस्यीय जजों की पीठ कर रही है और अप्रैल में इस पर दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है बल्कि उनसे इस पूरे मामले से संबंधित जानकारी मांगी है और ये पूछा है कि आखिर किस आधार पर, किन वजहों से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है। इस मामले में तमाम दस्तावेजों के अलावा केंद्र सरकार से 2 सदस्यीय बेंच ने वो आदेश भी मांगा है जिस आदेश में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने की बात कही गई है, बैन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वो तमाम वजह भी पूछी हैं कि क्या ऐसी वजह रही हैं जिसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करना पड़ा। देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर किस तरह की सफाई दी जाती है, किस तरह के जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन जो मांग 4 याचिकाओं में की जा रही थी कि इस पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए, फिलहाल उस मांग को
को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इनकार फिलहाल कर दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। यानी कि अप्रैल तक जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई रोक डॉक्यूमेंट्री पर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन शेंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।